तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना गवर्नेंस का टॉपिक बढ़ाते हैं। और गवर्नेंस में आप जानते हैं कि आपका जीएस पेपर 2 जो है उसमें इंडियन पॉलिटी के साथ में गवर्नेंस के भी टॉपिक आते हैं। और चूंकि पॉलिटी का कोर्स काफ़ी लंबा है तो कुछ सेक्शन उसका हम गवर्नेंस में भी कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह हैं उनको हम यहाँ पर भी देखते हुए चलेंगे, जैसे कि हमारी चीज़ कोर्स है हमारा वो थोड़ा सा जल्दी पूरा हो। ठीक है, तो पॉलिटी के जो टॉपिक हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज जुडिशरी वगैरह कर ही रहे हैं, उसी का एक्सटेंशन भी हमको यहाँ पर गवर्नेंस में दिखेगा। साथ ही जैसे आरटीआई हो गया, नीति आयोग हो गया, प्रधानमंत्री सचिवालय हो गया, ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो सब तो हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और अभी तक ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ों को देख भी चुके हैं। सीबीआई हमने देख लिया था, एनआईए देखा था, एनसीटीसी हमने देखा था, नीति आयोग के विषय में भी देखा था, और उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम जानेंगे कैग के विषय में, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक तरह से कहें तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और कैग के बारे में जानते हैं क्या है और किस तरीके से इनके बारे में संविधान में दिया गया है, उन सब चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, कैग की अगर हम बात करें तो कैग एक संवैधानिक पद है। ठीक है, एक संवैधानिक पद है। अगर संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन कहीं किया हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के जितने भी प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में जो भी प्रावधान है वो कैग से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 148 जो है वो कैग के ऑफिस के बारे में बात करता है। ठीक है, 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस of the Comptroller and Auditor General of India. He is the head of Indian Audit and Account Department at both central and state level of the Comptroller and Auditor General of India controls the entire financial system of country. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप बात करें तो बिना फाइनेंस के तो कोई देश चल ही नहीं सकता। वित्तीय व्यवस्था की हाल ही में अभी बजट भी पेश हुआ है, हाल ही में बजट भी पेश किया गया है। सेंटर भी अपना बजट लाती है, ठीक है, और स्टेट भी अपना फंड बजट लाते हैं। तब ये जो बजट ये जब लाते हैं तो सरकार को जो भी खर्च करने होते हैं अपने, वो कहाँ से पैसे ले आती है? सरकार तो भी कहीं से भी फंड लेती है ना। तो सरकार जो फंड लेती है वो कहाँ से लेती है? आपसे टैक्स लेती है, जीएसटी से टैक्स आता है, कई जगह से धन आते हैं उनके पास में। तो जो सरकार के पास पैसे वगैरह जाते हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ फंड्स में जाते हैं। ठीक है, ये फंड के कई टाइप होते हैं। ठीक है, एक हमारा जैसे फंड का चैप्टर जब हम करेंगे उसमें हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी जैसे एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, भारत का संचित निधि का फंड, एक आकस्मिक फंड होता है, इंटेंजेंसी फंड होता है। तो इस तरीके के फंड बनाए गए हैं। और अगर आपको इनसे पैसा लेना है, जैसे भारत की संचित निधि से फंड लेना है, तो वहां पर क्या करना होता है? आपको परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की आपको क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। और पार्लियामेंट की अगर आपको परमिशन लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक बाध्यकारी है कि वैसे आप डायरेक्ट इसको खर्च नहीं कर सकते हैं। एक आकस्मिक फंड होता है, इमरजेंसी, मान लीजिए सर पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ रही है और पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चल रहा है और जरूरत पड़ गई, बाढ़ जैसी समस्या आ गई, कोई भी समस्या आ गई, तो आपको धन की आवश्यकता हो गई इमरजेंसी में, तो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट के अप्रूवल से आकस्मिक निधि जो होती है वहां से पैसे ले लेते हैं, धन ले लेते हैं, उसको खर्च कर लेते हैं। बाद में उस कंसोलिडेटेड फंड से हम उसमें पैसे वापस कर देते हैं, जितना भी लिया रहता है। आकस्मिक निधि जो होती है उतनी ही बना के रखी जाती है। तो कहने का मतलब होता है कि जितने भी फंड्स वगैरह होते हैं वहां से क्या करती है गवर्नमेंट? पैसे लेती है। किस लिए लेती है? अपनी पॉलिसीज को चलाना होता है, उसको स्टेट्स को देना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स चलानी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट के अगर काम करने हैं तो बिना पैसे के तो होगा नहीं। और पैसा कहीं से तो उठाना पड़ेगा ना, और वो पैसे कहाँ से उठाए जाते हैं? संचित फंड से उठाए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से उठाए जाते हैं, आकस्मिक निधि से उठाए जाते हैं। ठीक है,
अब ये पैसे अगर ले रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर इन पैसों को खर्च कर रही है तो इसका हिसाब किताब भी तो रखना पड़ेगा ना भाई। हिसाब किताब भी तो रखना पड़ेगा। मान लीजिए 50 लिया और 30 ही खर्च किया, 20 कहाँ गया, 20 खा गए, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। 50 का हिसाब तो देना पड़ेगा, 50 का हिसाब तो देना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, कोई पीएसयू है, 50,000 रुपीज ले रही है गवर्नमेंट से और 30,000 का एक्सपेंस करे, 20,000 उसके अधिकारी लोग खा जाएं, ये तो नहीं चलेगा ना। 50 लिया है तो पूरा तो खर्च करना पड़ेगा, और पूरा खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी, इसका चेक कौन करेगा? कि सरकार तो एक एक बार में आएगी नहीं कि देखने के लिए भैया तुम सही किए हो कि नहीं किए हो। पता चला सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट है, स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट है। स्टेट अपना जो फंडिंग कर रहा है अपने हिसाब से कर रहा है, सेंटर अपने हिसाब से कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कोई देखने वाले नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी तो होनी चाहिए, कोई तो ऐसा एक होना चाहिए ना जो देखे कि सरकार, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट चाहे सेंटर की गवर्नमेंट, कितना खर्च कर रही है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या खर्च कर रही है, पीएसयूज क्या खर्च कर रहे हैं, वो सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिस पर्पज से लिया था उन्होंने उस पर्पज में कर रहे हैं कि नहीं, कहें ऐसा तो नहीं जबरदस्ती का ज्यादा खर्च कर रहे हो। तो कुल मिलाकर जो भी इनकम वगैरह आ रही है, जो भी खर्च वगैरह किए जा रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसका कुछ अकाउंटिंग होना चाहिए कि किस तरीके से उनका खर्च हो रहा है, एक उनका पूरा विवरण, एक बैलेंस शीट होनी चाहिए, ठीक है। और यही बैलेंस शीट उनका आय व्यय कितना हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें चेक करने का काम कौन करता है? ये कैग करता है, जिसके बारे में क्या कहा गया है, संविधान में संस्था बनाई गई है, कैग के बारे में कहा गया है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा जो सभी प्रकार के जो खर्च होंगे, चाहे वो सेंटर लेवल पे हों चाहे वो स्टेट लेवल पे हों, उनका जितना भी अकाउंट वगैरह का इंफॉर्मेशन होगा उसकी पूरी जांच करेगा, पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की, पूरी वित्तीय व्यवस्था की जांच करेगा, और ये देखेगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं, अनियमितता तो नहीं पाई जा रही, कोई उसमें कमी तो नहीं हो रही कहीं से, और अगर हो रही है तो उसके बारे में वो सजेशन वगैरह देगा अपना, ठीक है। ठीक है, तो ये फंक्शन इसका यही होता है कैग का। कैग का मतलब क्या है कि देश में चाहे कहीं पे केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, या फिर गवर्नमेंट कंपनी में, पीएसयू कंपनी में कुछ भी हो रहा हो, फाइनेंशियल लेन देन हो रहा हो, तो उसके ऑडिट सिस्टम को मेंटेन करना है, उसका ऑडिट करना, पूरा अकाउंटिंग उसका चेक करना, देखना है। और यही कार्य करता है कैग, जिसके विषय में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। वह भारतीय लेखा एवं परीक्षा विभाग का प्रमुख होता है। वह सर्वसाधारण को आर्थिक स्थिति का संरक्षक है तथा उसका केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर उसका कंट्रोल होता है। इस पद की जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान और संसद की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मर्यादित बनाए रखना, और इसी कारण से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान के तहत अति महत्वपूर्ण माना। क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल सिस्टम चरमरा गया, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई, आप अपने घर में ही देखिए, अगर आपके घर की फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति सही ना हो तो क्या आपके घर में कोई कार्य ढंग से हो सकता है? हर तरीके की परेशानियां वहां पर सामने आने लगेंगी। इसीलिए फाइनेंशियल सिस्टम सबसे क्रिटिकल है, और उसी का ध्यान कौन रखता है कि कहीं पे कोई अनियमितता तो नहीं हो रही, कुछ उसमें कुछ समस्याएं तो नहीं है, उन सब चीजों को देखने का कार्य ये करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका ये रोल होता है जिसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो कैग अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरीके की संस्था है, किस तरीके की बॉडी है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। और कहाँ पर इसके प्रावधान दिए हैं? 148 से लेकर 151 तक में दिए हैं। अब कैग की नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, नियुक्ति होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, इनको नॉमिनेट करते हैं, किसके लिए, पद के लिए, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और फाइनल सिलेक्शन इनका कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, अपने हस्ताक्षर, सिग्नेचर और मुहर के साथ में। ठीक है, प्रेसिडेंट इनकी फाइनल नियुक्ति करते हैं। अगर इनको रिजाइन भी देना होता है तो ये प्रेसिडेंट को ही देते हैं, प्रेसिडेंट को ही देते हैं। मतलब ये प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करने वाले होते हैं। इनका जो टेन्योर होता है, कैग का जो टेन्योर होता है 6 years या फिर 65
ईयर्स की एज, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये रिटायर हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ये रिटायर हो जाएंगे। तो टेन्योर में इनका 6 ईयर या 65। अब मान लीजिए कि इनको हटाना हो, पद से ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो उसका वही प्रोसेस होता है जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने का होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने का जो भी प्रोसेस होता है वही इनका भी प्रोसेस होता है। मतलब पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से ही इनको रेजोल्यूशन पास करके हटाया जा सकता है। मतलब इतनी आसानी से इनको नहीं हटाया जा सकता है। और एक बार अगर इनकी नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद में इनकी जो सेवा शर्तें वगैरह होती हैं नियुक्ति के बाद में नहीं बदली जा सकती। मतलब एक बार आपने कह दिया कि ये आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो जब तक ये टेन्योर पे अपने रहेंगे उसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे। इनकी जो भी सैलरी वगैरह होती है वो कौन देता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। मतलब किसी भी मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ये एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनको पूरी जांच वगैरह निष्पक्ष तरीके से करना होता है। ठीक है, और जब ये अपनी जांच वगैरह को कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट को ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं, और वो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाता है। ये डायरेक्ट नहीं जाते हैं अपनी रिपोर्ट को रखने के लिए, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देंगे और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को रखवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैग को कहा जाता है कि भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली का एक आधार स्तंभ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। नियुक्ति एवं कार्यकाल की बात करें तो भारत के नियंत्रक मतलब परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा उसके हस्ताक्षर व मुहर से की जाती है। पद का कार्यभार संभालने के पहले कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक से करेगा, इस तरह की शपथ लेता है वो। ठीक है, आगे देखते हैं और भी क्या पॉइंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने नोट्स इसीलिए बना रखा है कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों मीडियम के, दोनों को कोई दिक्कत ना होने पाए। जो भी हो पहले हो पद तक बना रह सकता है, चाहे 6 ईयर्स का टेन्योर हो या 65 ईयर्स का एज हो। ठीक है, वह अपना त्यागपत्र कभी भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है, प्रेसिडेंट को दे सकता है रिजाइन, उसे उसी प्रकार से हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे दुर्व्यवहार पर एक अगर कहें स्पेशल मेजॉरिटी से ही हटाया जा सकता है। इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। तो एक तरीके से उसको सुरक्षा दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ से कि वो एक इंडिपेंडेंट रूप में पूरा अपना फंक्शन करे, कोई बाध्यता उस पर न रहे, क्योंकि उसका कार्यकाल निश्चित है। अगर प्रेसिडेंट उसको कभी भी हटा देते तो उसके अंदर मन में एक डर बना रहता है कि मैं जांच ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सरकार का पक्ष ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। लेकिन टेन्योर एक बार फिक्स है तो एक बार पद पे आ गया तो फिर तो कोई कहानी नहीं है कि उसके अपना एकदम इंडिपेंडेंट होकर सारी जांच करेगा। और उसको हटाना है तो एक सेट प्रोसेस है जिसमें इतनी आसानी से उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर नहीं, उसका प्रॉपर टेन्योर है जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ही डज नॉट होल्ड ऑफिस इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। मतलब राष्ट्रपति कभी भी उसको नहीं हटा सकते। नियुक्त तो भले उन्होंने कर दिया, लेकिन उसको अगर हटाना है तो दुर्व्यवहार वगैरह के लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास करेगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का पूरा प्रोसेस होता है उसी तरीके से हटा सकते हैं, ऐसे ही किसी भी तरीके से नहीं हटा देंगे। और ये इतना कठिन प्रोसेस होता है कि उसको जब तक कोई जेन्युइन रीजन ना हो हटाया जा ही नहीं सकता है। ठीक है, हाउएवर the president can remove him from a resolution to the effect is passed by both house of the parliament. Once Cag ceases to hold his office, he become ineligible for further office. ठीक है, और दूसरी चीज, एक बार अगर उसने अपने पद 65 ईयर्स की मान लीजिए एज हो गया, 6 ईयर्स का टेन्योर हो गया, तो फर्दर कोई और वो पद नहीं लेगा। फर्दर उसके बाद वो कोई और पद नहीं लेता है। इससे भी क्या होता है कि फ्यूचर में मान लीजिए उसको आकांक्षा हो, मन में ऐसी लालच हो कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए भी उसको एकदम फ्रीली और इंडिपेंडेंट वे में काम करना पड़ता है। द पार्लियामेंट डिटरमाइंस हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस, जो कि किस पे डिपेंडेंट होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर होता है। नो मिनिस्ट्री कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन डन बाय कैग। मतलब मिनिस्ट्री कोई भी हो,
चाहे होम मिनिस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। कंसोलिडेटेड फंड से उसका पैसा जाएगा और वो किसी भी मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कैग वो पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र रहता है। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता है कि उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद सेंटर या स्टेट कहीं पर भी कोई भी पद नहीं ले सकता है। वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। नियुक्ति के बाद उसके अवकाश, पेंशन या सेवानिवृत्ति के संदर्भ में न ही उसके वेतन में ही उसके अधिकार में कोई बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, और अकेले तो कोई कार्य करेगा नहीं, उसका एक ऑफिस होगा। इस ऑफिस के संबंध में जो भी सेवा शर्तें वगैरह होंगी वो उसकी सलाह से होती हैं, जो भी उसकी नियुक्ति वगैरह हो रही जहाँ पे। ठीक है, बिना उसकी परमिशन के वहां पर चीजें नहीं होंगी। कोई भी मंत्री सदन के किसी भी सदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही किसी मंत्री को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मीन्स क्या हुआ, मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। प्रशासनिक व्यय वगैरह जो भी उसके ऑफिस के होंगे, वो जो भी हो रहा है, उसको अगर कोई खर्च करना है तो संसद की अनुमति उसके लिए आवश्यक नहीं है। भारत की संचित निधि पर वो भारित होंगे। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं पे जांच करनी है और पैसा चाहिए तो पार्लियामेंट ये कहे हम नहीं देंगे पैसा, उसको पैसा दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड से वो दिया जाएगा, उसमें कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं रहेगी। अब शक्तियां इसको कहां से मिलती हैं? शक्तियां इसको मिलती हैं, कैग एक्ट लाया गया था 1971 में और उसके बाद 76 में इसका एक अमेंडमेंट भी किया गया है, जब इसके अकाउंटिंग के पार्ट को और ऑडिट के पार्ट को अलग कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसको इनमें इन शक्तियों को दिया गया कि किस तरीके से ये सेंटर का, स्टेट की वित्तीय स्थितियों की जांच कर सकता है, पीएसयू की कैसे जांच कर सकता है, गवर्नमेंट की कैसे जांच कर सकता है। ये सारी इसकी ड्यूटीज, पावर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस जो हैं इस कैग एक्ट में दी हुई हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि कैग को अपनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो इसको कैग एक्ट से प्राप्त होती हैं। ठीक है, कैग एक्ट से प्राप्त होती हैं। और कब आया है ये? 1971 में, जिसका 1976 में एक तरह से अमेंडमेंट भी किया गया है। He audits all expenditure from the contingency fund of India and public account of India in both central and state level। ठीक है, जितने भी हमारे कंटिजेंसी फंड, चाहे स्टेट में आकस्मिक निधि जो भी है और लोक लेखा फंड जो है हमारा, उसकी पूरी ऑडिट करेगा। He audits the receipt and expenditure of all bodies and authorities sustainable finance from the center or state revenue government companies। मतलब चाहे सरकारी कंपनी हो कहीं की भी, चाहे सेंटर की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे कोई इस तरह की संस्था हो, उनका कितना रिसिप्ट हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है, उन सभी चीजों की जांच, अकाउंटिंग से रिलेटेड ये सब चीजों की जांच ये करता है। उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होती है, पूरा ये क्लियर करता है। साथ ही प्रेसिडेंट को ये सलाह भी देता है। ठीक है, अकाउंट के संबंध में ये, और राज्यों के संबंध में क्या नियम बनाया जाए, केंद्र के संबंध में क्या नियम बनाए, क्या उसके सुझाव हैं, ये सभी सुझाव भी ये अपने किसको देता है? प्रेसिडेंट को सलाह देता रहता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर कहीं से डेप्ट ले रही है, कोई फंड अरेंज कर रही है, कुछ सब्सिडी अगर किसी को दे रही है, तो किस पर्पज से दे रही है, सही पर्पज से कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई अकाउंट सस्पेंड करना है तो कुछ भी करना है, ये सारे के सारे काम कैग करेगी। मतलब पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम ही इसकी निगरानी में होता है, इससे बचकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। कैग एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब लोक लेखा समिति होती है ना पार्लियामेंट की, तो उसको भी जो सुझाव वगैरह देने होते हैं वो सारे कार्य भी यही करता है। जो कि किसी भी फंड वगैरह की जांच वगैरह करने का कार्य संसदीय जो समितियां होती हैं वो करती हैं, कई सारी समितियां संसद की बनी होती हैं, उसी में से एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी। और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो व्यय वगैरह का जांच करती है, कैग उनको अपनी सलाह वगैरह देता है, क्योंकि इनको तो पूरी हर जगह की नॉलेज रहती ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके संविधान के आर्टिकल 149 के तहत संसद को केंद्र और राज्य के किसी प्राधिकरण लेखों के संबंध में नियंत्रण कर्तव्यों और शक्तियों के लिए प्राधिकृत किया गया है। 149 क्या कहता है आर्टिकल का? आर्टिकल 149 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि पार्लियामेंट इस तरीके की शक्तियां बना सकता है जो कैग फॉलो करे, और इसी आधार पर 1971 का
एक्ट बनाया गया। इसी आधार पर 1971 का एक्ट बनाया गया और इसमें कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें दी गई हैं। 1976 में इसका अमेंडमेंट किया गया और लेखा परीक्षा से अलग करने की दृष्टि से संशोधित किया गया है। ठीक है, अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया ऑडिट से। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, वही हमने जो बातें की हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि से, प्रत्येक राज्य की संचित निधि से, विधानसभा प्रत्येक संशासित क्षेत्र की संचित निधि से जितने भी व्यय होते हैं उनकी जांच करता है। आकस्मिक निधि से, लोक निधि से, राज्य की लोक निधि से जितने भी जांच वगैरह व्यय वगैरह होते हैं उनकी जांच करता है। केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सरकार के द्वारा सब्सिडी वगैरह दी जा रही है उसकी जांच करता है। ऑलरेडी हमने सारी चीजें अभी सुनी। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व, मूलतः वित्त पोषण, सभी निकायों और प्राधिकरणों की, सरकारी कंपनियों की संबंध, कानून अपेक्षित अन्य निगमों की, निकायों की, इन सब की वो जांच करने का कार्य कौन कर रहा होता है? इन सब की जांच करता है हमारा कैग। तो इस तरीके से कैग ऋण, व्यय, इन सभी चीजों की जांच कर रहा होता है। ठीक है, और आर्टिकल 150 राष्ट्रपति को उसके प्रपत्र के निर्धारण के बारे में सलाह दे सकते हैं। केंद्र और राज्य को लेखों को दर्ज किया जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट को कुछ सलाह चाहिए तो वो भी देगा। अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग वो प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उसको पार्लियामेंट में रखेंगे। स्टेट के संबंध में अगर आएगा तो स्टेट के संबंध में वो गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देगा और गवर्नर स्टेट की विधानसभा में उस रिपोर्ट को रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य की लेखा संबंधित लेखापरीक्षक रिपोर्ट को राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा और सेंटर के संबंध में रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि क्या कैग अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देता है, तो जवाब क्या होगा? हाँ या ना? गलत। कैग यहाँ पर प्रेसिडेंट को और इधर में स्टेट में गवर्नर को देता है और ये प्रेसिडेंट और गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको रखवाएं। ठीक है, और साथ ही आर्टिकल 279 के तहत किसी प्रकार के कर या शुल्क से हुई निवल प्राप्ति भी वो सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, उसके ये भी कार्य हैं। तो इतने सारे मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, और जितने भी फंडिंग वगैरह हैं जो भी है उन सभी की जांच वो करने का कार्य करता है। ठीक है, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे गैर सरकारी संस्थान हो, अगर उनकी सहकारी संस्थान हो, अगर गवर्नमेंट ने बोला है या प्रेसिडेंट ने बोला है तो उसकी वो जांच करेगा अगर वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो सारे फाइनेंशियल सिस्टम की जांच वो करता है और पूरी तरीके से स्वतंत्र भी रहता है। और उसके बाद में एक और कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे अभी हम देखते हैं सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया। कब? 1976 से अलग कर दिया गया है। कैग के संबंध में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैग के प्रत्यक्ष जांच के दायरे में पंचायती राज की संस्थाएं और नगर पालिका की संस्थाएं नहीं आती हैं। अगर स्टेट बोलता है तब ये उनकी जांच करेंगे, लेकिन पंचायती राज, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं पंचायती वगैरह में करप्शन भी थोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि कैग के दायरे में वो डायरेक्ट नहीं आ रहे। अगर स्टेट उनको बोलता है तब वो, या राज्यपाल के कहने पर वो जांच करते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो नहीं देते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के जैसे कुछ अगर इस तरह के संबंध में, कुछ वित्तीय संबंध में कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट वगैरह करने का कार्य भी ये करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम कैग के विषय में जानते हैं। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस तरीके से फंक्शन करता है, पूरी फाइनेंशियल सिस्टम इनके अंडर में होती है। 148, 150 और 51 में के प्रावधान क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देता है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद में या राज्यपाल विधानसभा में रखवाते हैं। 6 साल का 65 वर्ष की उम्र का टेन्योर होता है, जो भी पहले हो जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी वगैरह होती है। पूरी तरीके से ये इनका जो कार्यकाल होता है सुरक्षित होता है, संवैधानिक रूप से पूरी तरीके से स्वतंत्र किया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब कैग के विषय में। इससे ज्यादा कैग के विषय में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, ये सफिशिएंट